हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौगोलिक चिंतन का विकास पार्ट 3 लाया हूँ। इससे पहले हमने अपनी यूट्यूब चैनल RK वर्ल्ड 0.2 पे हम 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप जाके ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो मुख्य रूप से बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगामी एग्ज़ाम में या आ चुके होंगे या आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसमें भी हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है, स्थलाकृति विज्ञान पर किसने स्थलाकृति विज्ञान पर किए गए कार्यों के आधार पर किसे जर्मनी का डेविस कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी का किसे डेविस कहा जाता है। ऑप्शन ए है हैटनर, ऑप्शन बी है वाल्टर फ्रैंक, ऑप्शन सी है रिस्टहोफेन और ऑप्शन डी है मैक्स क्राल। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी रिस्टहोफेन। रिस्टहोफेन को जर्मनी का डेविस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कार्य जियोमॉर्फोलॉजी पे किया था और इनकी पुस्तक का भी एक नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न भूगोल वक्ताओं में से किसने इतिहास एवं भूगोल को एक मात्र विज्ञान से जन्मी बहनें बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्टसन, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है रेडजेल और ऑप्शन डी है रिस्टहोफेन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी रिस्टहोफेन। रिस्टहोफेन ने बताया था कि इतिहास एवं भूगोल को एक मातृभाषा से जन्मी बहनें उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास है और भूगोल है वह एक ही माँ की बहनें हैं। ठीक है, एक माँ से जन्मी बहनें हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता को 20वीं सदी का अग्रणी रीति विधायक माना जाता है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हैटनर, ऑप्शन बी है विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी है जेन ब्रून्स और ऑप्शन डी है हमबोल्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अल्फ्रेड हैटनर को 20वीं सदी का अग्रणी रीति विधायक माना जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता के कृतियों में राजनीतिक भूगोल को विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है। ऑप्शन ए है कार्ल हाउसहोफर, ऑप्शन बी है जेलेन, ऑप्शन सी है रेडजेल और ऑप्शन डी है पाउंड्स। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कार्ल हाउसहोफर की कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीतियों से संबंध को प्रतिष्ठित किया गया या दर्शाया गया है। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये वाली प्रश्न बहुत जगह पूछ लिए गए हैं, USC नीट में भी पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वान थुनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल में किस पेटी में किसान 7 वर्षीय फसल चक्र को अपनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है तीसरी पेटी, ऑप्शन बी है चतुर्थ पेटी, ऑप्शन सी है 5वीं पेटी और ऑप्शन डी है 6वीं पेटी। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी चतुर्थ पेटी में जो किसान हैं वह 7 वर्षीय फसल चक्र को अपनाते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने मात्रात्मक क्रांति के दौरान भूगोल को भविष्य सूचक
प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया है। ये यूजीसी नेट में भी पूछ लिया गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्सन, ऑप्शन बी है विलियम मुंगी, ऑप्शन सी है बर्टन और ऑप्शन डी है डेविड हार्वे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी विलियम मुंगी ने कहा था। उन्होंने कहा था मात्रात्मक क्रांति के दौरान के भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में उन्होंने परिभाषित किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से यह किसने कहा है कि पृथ्वी तल पर मिलने वाली विभिन्नताओं को इसके विभिन्न प्रतिबिंबों के रूप में अध्ययन करने को भू विविधता कहा जाता है या जियो डाइवर्सिटी कहा जाता है या कहा है। ऑप्शन ए है नॉर्मन मायर, ऑप्शन बी है एल्टन, ऑप्शन सी है जेके राइट और ऑप्शन डी है गैडिज। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी जेके राइट ने कहा था कि पृथ्वी पर मिलने वाली विभिन्नताओं को इसके विभिन्न प्रतिबिंबों के रूप में अध्ययन कर इसको भू विविधता कहा था। मतलब जो पृथ्वी पर मिलने वाले जो विभिन्न प्रतिबिंब हैं, जो उसमें विविधता है, उन्होंने उसको कहा था भू विविधता। ठीक है, जिसको जियो डाइवर्सिटी के रूप में कहा था। तो जेके राइट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है प्रश्न को। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने कल्याणकारी भूगोल को कौन क्या प्राप्त करता है, कहाँ तथा कैसे के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन है डी स्मिथ, ऑप्शन बी है नॉक्स, ऑप्शन सी है विलियम किर्क और ऑप्शन डी है नाथे। तो दोस्तों ये जो कहा है वो डी एम स्मिथ ने कहा था, डी स्मिथ ने कहा था ऑप्शन ए। ठीक है, इन्होंने कल्याणकारी भूगोल एक पुस्तक भी लिखी है, वेलफेयर ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता का है। ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्सन, ऑप्शन बी है जॉनस्टन, ऑप्शन सी है रोजर मेंसुल और ऑप्शन डी है डिकिंसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी रोजर मेंसुल की ये पुस्तक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बार बार एग्जामों में पूछा भी गया है, नेट में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है रोजर मेंसुल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने स्थानिक विश्लेषण को मानचित्र पर बिंदुओं, रेखाओं, क्षेत्र और धरातलीय व्यवस्थापन के अध्ययन के रूप में माना है। ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है फिल्ब्रिक, ऑप्शन सी है अनविन और ऑप्शन डी है पीटर हैगेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अनविक ने कहा था। ठीक है, अनविन ने कहा था कि स्थानिक विश्लेषण को मानचित्र पर बिंदुओं, रेखाओं, क्षेत्र और धरातलीय व्यवस्थापन के अध्ययन के रूप में इन्होंने माना था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है चार्ल्स सैंडर्स पर्स, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है गुल्के और ऑप्शन डी है डेविड हार्वे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए चार्ल्स सैंडर्स पर्स ने सर्वप्रथम उद्देश्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव पार्थिव त्रिभुज ह्यूमन इकोलॉजी ट्रायंगल में किसको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति, समाज, पर्यावरण, ऑप्शन बी है पर्यावरण, समाज, प्रौद्योगिकी,
ऑप्शन सी है समाज पर्यावरण राजनीति। ऑप्शन डी है समाज पर्यावरण व्यापार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए समाज, व्यक्ति, समाज और पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी तक हमें प्रश्न कहीं नहीं देखे हैं, मगर आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है, 100% आने की संभावना है। किस भूगोलवेत्ता ने नवनिश्चयवाद को हरित राजनीतिक, ग्रीन पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी है पारित, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक रेडजेल और ऑप्शन डी है जीतेथम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, पारित ने नवनिश्चयवाद को हरित राजनीतिक की संज्ञा दी है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल की वह विचारधारा जिसमें समान उपागम की अपेक्षा विशिष्ट उपागम पर बल दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है भावमूलक, ऑप्शन बी है विधि निर्माण, ऑप्शन सी है अगमनात्मक, ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए भावमूलक। अगर भावमूलक से देखा जाए किसने प्रतिपादित किया है तो यह रिचर्ड हार्टशॉन ने किया था। ठीक है, भावमूलक जिसको हम आइडियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से किस विद्वान ने भूदृश्य पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? भूदृश्य पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, ये आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न इसमें लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं और हमने अच्छे बुक से लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके आर डी दीक्षित हो गए, BC जाट हो गए, SD मौर्य सर हो गए। ठीक है, इनके हमने बुकों से लिया, माजिद हुसैन सर हो गए, उनके बुकों से हमने कलेक्ट किया है प्रश्नों को, जियोग्राफिकल थॉट के बुक से। ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्टशॉन, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन सी है कार्ल ट्राल और ऑप्शन डी है टांसले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी कार्ल ट्राल। कार्ल ट्राल ने भूदृश्य पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है दोस्तों। और जो कौशिक सर हैं उनकी बुक से भी हमने कुछ प्रश्नों को कलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, कौशिक सर की जो बुक है जियोग्राफिकल थॉट, उससे भी हमने कुछ प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु से संबंधित है, लेकिन नज़दीक वाली वस्तु दूर स्थित वस्तु की तुलना में अधिक संबंधित है। यह कथा संबंधित है। ऑप्शन ए है भूगोल के प्रथम नियम से, ऑप्शन बी है वास्तविकता के नियम से, ऑप्शन सी है पदार्थ के नियम से और ऑप्शन डी है यथार्थ के नियम से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए भूगोल के प्रथम नियम से। भूगोल का प्रथम नियम टाबलर द्वारा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है, लेकिन नज़दीक वाली वस्तु दूर स्थित वस्तु की तुलना में अधिक संबंधित है, और उन्होंने इसको भूगोल का प्रथम नियम के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन खंड सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सही है दोस्तों, ये अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे होमर हायट और ओलमैन, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और बी कह रहा यह नगरों की आंतरिक संरचना एवं विकास से संबंधित है। ये भी सही सुमेलित है। सी कह रहा है मुख्य परिवहन मार्गों के सहारे खंडों के विकास के कारण नगरों का प्रतिरूप षटभुजी एवं तारानुमा हो जाता है। तो दोस्तों नगरों का आकार षटभुजी नहीं अष्टभुजी एवं तारानुमा होता है, यही आपका गलत है। डी देखते हैं, इसके सबसे बड़े आलोचक W. फियरे थे।
तो दोस्तों डी भी सही है, जबकि सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न नगरीय भूमि उपयोग के सिद्धांत में से कौन पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपका पूछ लिया गया है प्रश्न यूजीसी नेट में। निम्न नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांतों में से कौन पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए है केंद्रीय वलय सिद्धांत, ऑप्शन बी है खंड सिद्धांत, ऑप्शन सी है बहुनाभिकीय सिद्धांत और ऑप्शन डी है केंद्र स्थल सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए केंद्रीय वलय सिद्धांत, जिसको वर्गीस ने दिया था। यह पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आधारित प्रमुख भू उपयोग संरचना सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि खंड सिद्धांत के बारे में कहें तो ये होमर हायट और उलमैन द्वारा दिया गया था। बहुनाभिकीय सिद्धांत होमर हायट द्वारा दिया गया था, जबकि आपका बहुनाभिकीय सिद्धांत जो था वह उलमैन और आपका हैरिस द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जबकि केंद्र स्थल सिद्धांत आपका जो है क्रिस्टालर द्वारा दिया गया था। ठीक दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इसमें हमने खंड सिद्धांत में आपको होमर हायट और उलमैन कहा था दोस्तों, तो सॉरी इसके लिए काली खंड सिद्धांत होमर हायट द्वारा दिया गया था। ठीक दोस्तों, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किसका कथन है कि पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय कारकों का योग है। पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय कारकों का योग है। ऑप्शन ए सी पार्कर, ऑप्शन बी है ए एन स्ट्रालर, ऑप्शन सी है फिटिंग और ऑप्शन डी है ए गाउडी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी फिटिंग ने कहा था पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय कारकों का योग है। ठीक दोस्तों, 20वां प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का तीसरे पाठ का आखिरी प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। हम इसी तरह से आपको 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपको सभी क्षेत्रों से उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। हम सभी क्षेत्रों से लाएंगे, चाहे वो ज्योमोर्फोलॉजी हो, चाहे जो जियोग्राफिकल थॉट हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी, चाहे ओशन ज्योग्राफी, चाहे बायोज्योग्राफी हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे भारत का भूगोल हो, सभी से हम लाएंगे दोस्तों। और मिक्स भी लाएंगे और हर भाग से लाएंगे। ठीक है। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने 1955 में 6 तत्वों के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किया है। ऑप्शन ए स्टेन डी गेयर, ऑप्शन बी है CF जोन्स, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी गैरिसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी थॉमसन। थॉमसन ने मुख्य रूप से 1955 में 6 तत्वों के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन या उसका निर्धारण, उसके सीमाओं का निर्धारण किया था। ठीक है, उसको मापने का कार्य किया था। तो दोस्तों ये रहा भौगोलिक चिंतन का पार्ट 3 तीसरा भाग। चौथा भाग हम जल्द लाएंगे इसी तरह बेहतरीन प्रश्नों को लेकर, और अपनी तैयारी बनाए रखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से आपके लिए नए अच्छे प्रश्न का कलेक्शन लेते आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।